अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़य्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ साराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक है, वैसे ही रहमत और बरकतों का दिन है और हमारी दुआ है कि ये दिन आपके लिए बेशुमार खुशियाँ और बेशुमार अच्छी खबरें लेके और पाकिस्तान के लिए दिन बहुत अच्छा साबित हो। अखबारात ने अहम खबरों को किस तरह देखा, एक नज़र डालते हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को उनका हक मिल गया। वजीर आजम की ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुबारकबाद आज के तमाम कौमी अखबारात में नुमाया तौर पेश आया है। रोजनामा दुनिया ने डिजिटल पोर्टल की तकरीब से खिताब की सुर्खी लगाई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे से मुल्क चल रहा है, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा पाकिस्तान ने इसी खबर को अहमियत दी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल पावर ऑफ अटर्नी सर्विस का इफ्तिताह। ईवीएम से धांधली के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे, वजीर आजम के खिताब से रोजनामा एक्सप्रेस ने इन अल्फाज का चुनाव किया। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से धांधली के रास्ते बंद होंगे, वजीर आजम। रोजनामा नवाए वक्त ने इसी इशू को इस तरह हाईलाइट किया है। अब हर हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों की कदर करने पर मजबूर होगी। वोटिंग मशीन न्यूट्रल एम्पायर धांधली खत्म होगी, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा जंग ने भी वजीर आजम के बयान को सुपर लीड में लिया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ग्रेस अहमकाना सोच, वजीर आजम इमरान खान। अंग्रेजी अखबार डॉन की मेन स्टोरी वजीर आजम के खिताब से मुताल्लिक है। पीएम लॉन्च डिजिटल सर्विस फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज। डेली टाइम्स की टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज कैन नाउ होल्ड गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल पीएम। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, इमरान सीज ईवीएम्स एज पैनेसिया टू ऑल पोल इल्स। द नेशन की हेडलाइन स्टोरी है, पीएम डिफेंस ईवीएम साइटिंग इट्स वर्ल्ड वाइड यूजेज। और एक नज़र डालते हैं जी रनडाउन पे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली के रास्ते बंद होंगे, वजीर आजम इमरान खान। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्शन कमीशन के तहफुजात, इंतहा पसंदी का चैलेंज और रियासत की जिम्मेदारियां। पार्लियामेंट में अपोजिशन को शिकस्त, मुस्तकबिल के पॉलिसी गैर वाज़ेह। लाहौर का इंतखाबी मार्का, पीटीआई की हिकमत अमली। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी, एक दिन में 9 कश्मीरी शहीद। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में रोजनामा नई बात का इदारिया, सेकुलर भारत का चेहरा बेनकाब और टॉप ट्रेंड भी कश्मीर लाइव्स मैटर इसी हवाले से है। आज के प्रोग्राम में एक्सप्रेस ट्रिब्यून में अनीला शहजाद का कालम, कश्मीरी कॉर्डन एंड किल्स भी है और पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज का आज से आगाज हो रहा है, इस पे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये आप ना समझा करें अस्सलाम वालेकुम कि मैं कोई बाएं बाजू का हूँ तो इसलिए मैं बाएं बाजू का मुड़ता हूँ। दो बाजू हैं। मेरे 2 बाजू हैं और आपके होते हुए ये बाजू बहुत तगड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से दियारे गैर में तो पाकिस्तानियों में बड़ा जोश व जज्बा है। एक रिपोर्ट मैं चाह रहा हूँ कि आपसे शेयर करूँ, वज़ीर आज़म ने कल इस हवाले से जो गुफ्तगू की, फिर इस पर बात करते हैं। टेक्नोलॉजी का आज इस्तेमाल ना करना, इससे बड़ा अहमकाना क्या सोच हो सकती है। वो लोग जो कि करप्ट सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, वो चेंज नहीं आने देते। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी दुनिया में काम कर रही है। ईवीएम से सारे मसले खत्म हो जाएंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए डिजिटल पोर्टल की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा है। बदकिस्मती से इनके मसाइल हल नहीं किए गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्लॉट्स पर कब्जे हो जाते हैं। इनके लिए पाकिस्तान में काम करना मुश्किल होता है। ये वो लोग हैं जो कि हमारा सबसे बड़ा असास है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो बिजनेसेस जब भी वो करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान में, उनको ज़्यादातर नुकसान होता है, क्योंकि वहाँ हमारा जो सिस्टम बदकिस्मती से उसमें इतनी करप्शन आ चुकी है। तो वो जब यहाँ आके काम करते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है यहाँ काम करना।
उन्होंने कहा कि अरब ममालिक में पाकिस्तानियों की आसानी के लिए वजीर खारजा ने पोर्टल बनाया है। EVM मशीन पूरी दुनिया में काम कर रही है। पुराने सिस्टम से फायदा उठाने वाले नहीं चाहते कि तब्दीली आए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत में शामिल कर लिया है। उन्हें जमहूरी निज़ाम में शामिल करने की खुशी है। वोट का हक मिलने के बाद हर हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों की कदर करेगी। खास तौर पे खुशी हुई कि हमने अब ओवरसीज पाकिस्तानीज को शामिल कर लिया पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर। इसका फायदा ये है कि अब हर गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी कि अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज की कदर करना, क्योंकि वो वोट डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया है। जब भी मुश्किल वक्त आया, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर मदद की। जब भी कोई पाकिस्तान में मुश्किल आती है, सैलाब के दिनों में या जो जल्जला आया, तब हमेशा वो दिल खोल के पैसा देते हैं और चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े। नहीं जी, अब तो जो भी हुकूमत होगी वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की कदर करने पे मजबूर होगी, उनकी वर्थ एक बनी है। राना साहब देखें, जब ये तरमीम आ रही तो कितनी एम्बिग्यूटी थी। हम भी कंसर्न थे कि भाई क्या हो जाए, कोई चीज़ क्लियर नहीं थी। और अपोजिशन भी वो भी अपने पूरा मैदान में थी, फिर इत्तेहादी भी थे। लेकिन मैंने मौलाना रूमी की आपको एक आयत सुनाई थी कि जो सब यकीन होता है ना, वो शिकस्त नहीं खाता। और जो साहब गुफ्तार होते हैं वो गुफ्तन बर्खास्तन करते हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं होता। और कामयाब वही होता है जो साहब यकीन है। अब देखें ना, इमरान खान साहब डे 1 से मैंने पहले भी कोट किया है कि वैया के नाबद वैया के नस्तईन कहते हैं, तो किस डिटर्मिनेशन से कहते हैं। हर उनकी जो स्टेटमेंट जो बयान होता है ना, वो उसमें डिटर्मिनेशन होती है। और इसमें भी उन्होंने कहा कि ये हम कामयाब होंगे। वो कि उन्होंने पहले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि वो पहली बार उन्होंने सियासी कार्ड खेला है। पहले होता था कि वही अपना सियासत जो ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अब उन्होंने अपने इत्तेहादियों को बनाया और सब करके अपोजिशन को शिकस्त फाश दी। अब देखें, EVM बन गई। खालिद साहब से प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी, सलमान साहब से भी। ये अब ये यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि जादू की छड़ी और आपके इलेक्शन ऐसे हो जाएंगे। इसमें आगे मज़ीद आपको करना पड़ेंगे, इसके बाईलात बनाना पड़ेंगे, इसके मज़ीद इसके कितनी मशीनें आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी आगे होगा। लेकिन पहला स्टेप हो गया है। और EVM को आप ये ना समझें कि ये अपना ये आखिरी है। बिल्कुल इससे अगर ये जो अपना सलमान साहब प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि इसमें इंटरनेट तो है ही नहीं, इलेक्शन कमीशन में कोड कर रहे थे। और ये एक मशीन है जिसमें आप जिस तरह आप बैलेट पेपर अपना पेपर डालते हैं, अपना वोट डालते हैं, वो काउंट होता है, ये उस तरह है नहीं। हर मशीन का जो ओरिजिनल है वो अपना ओरिजिन है, वो वहाँ ओरिजिनल है। हर पोलिंग स्टेशन पे होगा तो वहीं पे काउंट होगा। इसमें ना कोई इंटरनेट का है ना कुछ है। और प्राइम मिनिस्टर की एक कामयाबी है। आगे इसके बाईलाज बने, अभी काफ़ी जो है वो मराहल तय करने वाले हैं, लेकिन एक बड़ी कामयाबी PTI ने प्राइम मिनिस्टर हासिल कर ली है। और हम तवक्को करते हैं कि इलेक्शन जो आइंदा जो हैं वो अपना शफाफ होंगे और उनके रिजल्ट भी बर वक्त आएंगे, ताकि वो एक होता है ना कि रिजल्ट जी मैंने आज इलेक्शन हुआ तो रिजल्ट 3 बजे आया, ये 2 दिन बाद आया, वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, अब वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो जमहूरी अमल का हिस्सा बन गए। हम कल भी बात कर रहे थे कि ये वो लोग हैं जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं और हर मुश्किल वक्त में ये हमारे साथ खड़े होते हैं। और जब कौम के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना होता है तो हम इन लोगों को साइड पे कर देते हैं। देखिए राणा साहब, माजी में भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनका पाकिस्तान की मईशत में बड़ा नुमाया एक रोल रहा है। लेकिन बदकिस्मती से माजी में हमने देखा, साबिक जो दौर था नून लीग का, नवाज शरीफ साहब का, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने को बड़ा एक धचका लगा कि जब एटमी धमाके हुए तो उस वक्त की हुकूमत ने उनके जो अकाउंट्स थे, जो फॉरेन अकाउंट्स थे, वो जब उनके मुंजमद किए तो उससे उनको बड़ी तकलीफ़ हुई। बल्कि आज तक जो एक स्कीम थी उस हुकूमत की, कर्ज उतारो मुल्क सवारो, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का था। लेकिन वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज तक उस स्कीम का पैसों का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई उस हवाले से कोई हिसाब जो है नहीं मिला कि वो पैसे गए कहाँ। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये जो उनकी हदायत पर ये जो इक़दाम उठाया गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट देने का, इससे उनको एक तरफ तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी होगी पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर, और दूसरा अगले इलेक्शन में आप देखना कि इसका PTI को फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। वज़ीर आज़म ने एक बात की, वो कहते हैं कि अगर ये मशीन हम पहले इस्तेमाल करनी शुरू करते या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते तो पिछले इलेक्शन में 15 लाख वोट ज़ाया हुए। अब ये 15 लाख पाकिस्तानियों की आवाज़ थी जो दब के रह गई और जो जिसे कहते हैं ज़ाया हो गई।
देखिए सर, एक तो बुनियादी बात जो हमें समझनी होगी ना कि जब आप किसी भी स्टेक होल्डर को अपना सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं ना तो उसके स्टेक्स बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इकोनॉमिकली तो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, पॉलिटिकली उनका कोई रोल नहीं था। आपको अच्छी तरह पता है कि 2013-18 के इंतखाबात में कुछ ओवरसीज पाकिस्तान आए और यहां आकर उन्होंने वोट कास्ट किया। अब जब उनको हमने इस निज़ाम का हिस्सा बनाने की बात की है तो उनकी जो मलकियत का एहसास है ना वो बढ़ जाएगा इस सिस्टम के ऊपर और इस पॉलिटिकल गवर्नेंस के ऊपर और इस डेमोक्रेसी के ऊपर। तो ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि एक ऑनरशिप जो है ना वो बढ़ गई है इस सिस्टम के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी। बिल्कुल एक सही। बात। अच्छा, अब मसला ये है कि मैं बार बार आपके इसी प्रोग्राम में एक बात कहता रहा हूं कि दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। हमने अपने पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज करना है, आज नहीं करना तो कल करना है। आहिस्ता आहिस्ता उस डिजिटलाइजेशन के सफर में एक हिस्सा जो है वो इलेक्शन कमीशन का भी है और इलेक्शन का भी था। आपकी वोटर लिस्टों के मसाइल, आपके टर्नआउट्स के इश्यूज, आपके बर वक्त नताइज के इश्यूज, आपकी ट्रांसपेरेंसीज के इश्यूज, आपके मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीजें ऐसी थी जिसको अब हम ईवीएम से रिजॉल्व कर सकते हैं। एक बात। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेगी। कल भी हम सब ने बातें की थी, हमें सबको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं और किस तरह से इलेक्शन के अंदर मनूवरिंग होती है, किस तरह से धांधली होती है, किस तरह से हम डरा धमका के सब चीज़ों को अपने हक में करने की कोशिश करते हैं। अब जब ये आएगा तो ये किस तरीके से एक सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की है, ये तसव्वुर करना कि जी जो अपना ईवीएम है ये सिर्फ हुकूमत को फायदा दे रहा है। भाई हुकूमत को फायदा नहीं देगा, आप अंदाजा लगाइए, अपोजिशन को भी फायदा बिल्कुल सही, पहुंचेगा, इस बिल्कुल। मुल्क के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। अगर एक ट्रांसपेरेंसी आ रही है तो उस ट्रांसपेरेंसी का बेनिफिशियरी कोई एक हुकूमत तो नहीं है, पूरा निजाम है, पूरी रियासत है, पूरा इलेक्टोरल सिस्टम है। और एक बात जहन में रखें, जब हम ये कहते हैं ना कि 70 से लेके 2018 तक के इंतखाबात में धांधली हुई है तो फिर अब इसका कोई सद्भाव जो है वो इस ईवीएम के जरिए ही तो मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल राना साहब देखें, ये प्राइम मिनिस्टर भी कहते रहे हैं कि अब सलमान साहब ने इसने तुझे दिलाई कि ये वक्त है डिजिटाइजेशन का। नहीं, हर चीज़ का आप उसका रिकॉर्ड नहीं रख सकते आप फाइलों में, अखबारों में या बक्सों में। आपको अब डिजिटाइज करना होगा अपने आप को। और जो ये इलेक्शन की अब हो रहा है ये भी सारा रिकॉर्ड इसका डिजिटाइज होगा। आप 100 साल बाद ये देख सकते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। पोजीशन क्यों खिलाफ है इसकी टेक्नोलॉजी के? अच्छा देखें, मैं ना पहले सेनेटर अली जफर साहब हमारे साथ लाइन पे, उन्होंने जाना है तो मैं कहा पहले जरा उनसे वो फिर हम बात आपकी कर बात लें। भी सुनेंगे। जी बहुत शुक्रिया जनाब, मैं मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाह। अच्छा सर, कल से जो डिबेट हो रही है वो हो रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से और ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हमारे जो हैं उनके हवाले से। तो फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कल एक बड़ा अजीब सा बयान आया कि हम नहीं करा सकते और हमारे पे कोई बाइंडिंग नहीं है ऐसी और कि हम इसको वो करें। तो सर क्या इलेक्शन कमीशन कोई अलहदा इदारा है आइन से हटके और या कोई एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर कौमी असम्बली में कानून साजी का इतलाक नहीं होता? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। जब एक बार कानून आ जाए, जो कानून आइन के तहत बनाना पार्लियामेंट का काम है, उससे पहले जो भी ऑब्जेक्शंस हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जरूर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे सकता है पार्लियामेंट में, और दिए भी हैं कमेटी के सामने। लेकिन अब जब जॉइंट पार्लियामेंट ने फाइनली कानून पास कर दिया तो कानून ऐसी चीज होती है कि जब तक कि वो लागू है वो हर एक को उसको फॉलो करना है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो नैब हो, चाहे वो अदालतें हो। ठीक है। अदालतों को भी कानून का जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, अगर कल को चैलेंज होता है और अदालत में ये फैसला होता है कि आइन के खिलाफ है कोई कानून, तो ये अदालत ने फैसला करना है। बिल्कुल ये ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कह सकता आपके ये कानून को हम फॉलो करेंगे। जैसे कल कायमा कमेटी में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हम पाबंद नहीं है, ये जुमला बड़ा हमें भी जरा महसूस हुआ कि ये जुमला बड़ा आउट ऑफ द वे। उन्हें इस तरह वो कायमा कमेटी में जाके पार्लियामेंट को कह सकते हैं कि मैं पाबंद नहीं आपकी बात मानने का? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने उन्होंने कोई अल्फाज क्या इस्तेमाल किए थे, लेकिन अगर उन्होंने पाबंद का लफ्ज इस्तेमाल किया था तो मेरा ख्याल है ये लफ्ज का जो इस्तेमाल था ये गलत था। उनका शायद मायने ये थे या कहना वो शायद ये चाहते हो कि हम ये कानून तो बन गया है तो इम्प्लीमेंटेशन तो इसकी इलेक्शन कमीशन ने करनी है। शायद वो ये कहना चाह रहे हो
कि इसको हम इम्प्लीमेंट करने में शायद नाकाम हो जाएं। ठीक है सर। इस किस्म की बात देखें, करें, लेकिन पाबंद कहना गलत है। बिल्कुल सर, ये जो ईवीएम है जाहिर है इसके मराहिल हैं, जिनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये सारा होगा, तो इसकी भी कोई होमवर्क तो होगा आप लोगों का? जी, हमने तो जो होमवर्क किया हुआ है, हमारे अंदाजे से ये 9 से 10 महीने में ये ट्रेनिंग भी हो सकती है, और वो जो मशीनें हैं वो ईवीएम्स वो मैन्युफैक्चर भी हो सकती हैं, उसको प्रोक्योर भी किया जा सकता है। तो हमारे मुताबिक ये टाइम है, इनफ सफिशिएंट टाइम है, लेकिन आइन के तहत इसको इम्प्लीमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करना है। कानून भी यही कहता है, डायरेक्शन यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देता है कि उन लोगों ने अगले इलेक्शन में ईवीएम को इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ठीक। और अगर आप देखें ये अगर आप स्टडी करें दुनिया में जो मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, तो आप देखेंगे कि ये कैलकुलेटर से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं है। बिल्कुल सही। ये क्योंकि इसको इंटरनेट से तो कनेक्टेड है नहीं, इसमें कोई ट्रांसमिट करना नहीं है डेटा, ये तो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेटर है या स्कैनिंग मशीन है जिसने बिल्कुल ठीक। उसको स्कैन कर देना है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मेरा सर, मेरा शुक्रिया। आपसे फिर वही सवाल है कि अली जफर साहब ने ब्रीफ किया, तो पोजीशन टेक्नोलॉजी क्यों खिलाफ है, जबकि इसमें ना कोई इंटरनेट इन्वॉल्व है ना कुछ और इन्वॉल्व है, तो वो क्यों साबका बोसीदा और वो घिसे पिटे सिस्टम पे अपना जोर दे रही हैं? मैं बाइजाज़त खालिद साहब एक माजी के झरोकों में जाना चाह रहा हूँ, अगर इजाज़त दें तो। बिल्कुल इजाज़त है सर। मैं पेपर दे रहा था एमए के, तो मेरे पीछे एक लड़का वो आया, उसने ना टेबल पे वो लिख लिया कौन कब पैदा हुआ, जंग प्लासी कब हुई, वो सारा उसने लिख लिया। वो जब पेपर शुरू होने लगा तो एग्जामिनर ने कहा कि जो ये पीछे के लोग हैं ना ये आगे आ जाएं। तो जब मैं आगे जाने लगा तो मैंने देखा तो उसने अपनी टेबल उठाई हुई थी। तो एग्जामिनर ने उसे कहा टेबल कितने ले चले हैं? उन्होंने कहा इतनी मुश्किलों तो देते मैं नकल मारी है। तो मैं वो अपोजिशन ने जो नकलें मारी हुई है ना, अब वो टेबल तो पीछे रह जाएगी। अब तो एक ऐसी टेबल आएगी जो बिल्कुल साफ और शफाफ होगी, और उसमें ना आप पहले से डेटे लिख सकते हैं, ना 2,500-3 हज़ार जो शनाख्ती कार्ड हैं उनके बैग अपने पास रख सकते हैं, ना वो मुर्दे नजर आएंगे। तो उनके लिए तो ये परेशानी की बात है। लेकिन शफीक साहब, जो इमरान खान का एक माइंड सेट है, मैं ज़रा आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप पे मेरी इस बात को कहेंगे कि हाँ ऐसा ही है। ये खाली इट्स नॉट अ पॉइंट गेम। जब शहजादा सलमान आए इमरान खान से पाकिस्तान, तो इमरान खान ने एक जुमला कहा कि आप वो जो वहाँ सऊदी अरब में पाकिस्तानी रहते हैं प्लीज़ उनका ख्याल करें, क्योंकि ये लोग मेरे दिल के बड़े करीब हैं। अब जस्ट फील द सेंटेंस। और जो कैदियों को छुड़ाया, फिर उन्होंने तमाम सिफारत खानों को हिदायत कर दी कि जनाब ये फौरी तौर पे अपनी तथहीर करें और जो पाकिस्तानी को मसाइल हैं एड्रेस करें, जो नहीं करेगा उसे मैं वापस बुला लूंगा। ये इट्स ऑन अ ग्राउंड, प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद ये कि इमरान खान की एक खूबी, आज दुनिया के अंदर अगर क्रिकेट साफ और शफाफ है ना शफीक साहब, तो वो थर्ड अंपायर की वजह से, न्यूट्रल अंपायर, और वो थर्ड अंपायर और न्यूट्रल अंपायर जो है वो इमरान खान की वो थी। उस टाइम तो कोई मानने कोई तैयार नहीं था, सब हंसते थे कि लो जी वो कैसे होगा कि अंपायर यूं करेगा तो स्क्रीन के ऊपर कोई देखेगा, वो फैसला करेगा। और फिर दुनिया उसके पीछे चली, कोविड में इमरान खान की पॉलिसी के पीछे चली। तो ये बात याद रखिएगा कि इमरान खान जो तय कर लेते हैं वो होता है, लेट जल्द बदेर आगे चीजें हो जाती हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि उनकी बात जो उन्होंने प्लान किया हो, अल्लाह की रब्बी मैं नहीं जानता, लेकिन मुमकिन नहीं है। वो सब यकीन है ना। हाँ अच्छा, क्या मतलब ये आजकल ना कोई लगता है चीजें होता नहीं। मैं सूरत तकासुर पढ़ता हूँ बड़े शौक से, तो उसमें भी साहिब यकीन ही की बात है कि जो तुम इल्मुल यकीन है ना, इल्मुल यकीन वो तुम जब चीजों को देखते हो तो तब पैदा होता है, और उससे पहले जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें उस पर यकीन नहीं होता। और राना साहब फिर शफीक का असर भी आपके ऊपर बहुत जल्दी होता है। अच्छा हाँ, ये भी एक अच्छी बात है। और जो बात आप कर रहे थे उसका मैं एक दूसरा पहलू भी बयान करना चाहता हूँ, अगर आपको इतराज ना हो तो। अच्छा, असल जो मसला है ना, जो ईवीएम का भी मसला हुआ है सारा, देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन असल जो मसला है वो इत्मीनान की कमी है। और ये जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मामला तय नहीं हुए ईवीएम पर, ये भी इत्मीनान की कमी है। और जो इलेक्शन कमीशन का भी जो है हुकूमत के साथ जो इतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात, वो भी इत्मीनान की कमी। और सबसे बड़ा जो
बदअतमादी का मामला है, वो पाकिस्तान के अवाम का जो है, पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं अब तक उन पर इत्मीनान नहीं, बिल्कुल सही। और इस इलेक्शन कमीशन पर उनको इत्मीनान नहीं कि क्या ये इलेक्शन कमीशन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकेगा। बिल्कुल ठीक। तो सबसे बड़ी जो जरूरत है इस वक्त, वो इत्मीनान की बहाली की। हुकूमत और अपोजिशन में इत्मीनान की बहाली की जरूरत है, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में इत्मीनान की बहाली की जरूरत है, और अवाम का जो है वो इलेक्शन कमीशन पर इत्मीनान की जरूरत है। सलमान, कैसे एतमाद बहाल होगा? देखिए ना, अब अगर आप इलेक्शन कमीशन के इतराज़ात को देखें, मिसाल के तौर पे, एक तो उन्होंने कहा कि 14 मराहिल हैं जो तय करने होंगे, ठीक है, मान लेते हैं 14 मराहिल हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए इसमें जो है ना ख़ास तौर पे मशीनों की ख़रीदारी का मसला है, इसमें अमले की तरबियत के मसाइल हैं। अब ये सारी चीज़ें जो वो उठा रहे हैं ना, ये प्रोसीजरल इशूज़ हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होने हैं। इसीलिए आपको पता है, हमने इसी प्रोग्राम में कहा था कि NA 133 का जो इलेक्शन है उसके अंदर EVM को जो है टेस्ट कर दिया जाए, और फिर मैंने ये तजवीज़ दी थी कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के 20% जो इलेक्शन है उसको EVM पे करवा लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने उसे रिजेक्ट कर दिया 133 को। अगर वो कर लेते तो ज़रा पता चल जाता, प्रैक्टिस हो जाती, वो भी नहीं की उन्होंने। अच्छा, फिर एक पार्टी बनकर अनफॉर्चुनेटली सामने आ गए इलेक्शन कमीशन। अब ये जो भी आपने अली जफर साहब से पूछा कायमा कमेटी वाले में कि जी हम मजाज नहीं है, भाई कैसे मजाज नहीं है? मैं बार बार कहता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को कंडक्ट करना है, पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना। ठीक। अच्छा, अब जब कानून साजी करना है तो जैसे अभी खालिद ने कहा कि इत्मीनान साजी बहाल हो, अब देखिए ना इत्मीनान क्या हुआ। आपने डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट निकाली तो हुकूमत ने कुछ कहा आपको? आपने डस्का इलेक्शन के अंदर जो पहले फैसले सुनाए उसको भी हुकूमत ने ओन किया। बाई इलेक्शंस के अंदर आम तौर पे हमारी रवायत ये रही है कि हमेशा हुक्मरान जमात जीतती है। यहाँ हुकूमतें हारी हैं, यहाँ हुकूमत बाई इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हारी है, लेकिन कोई मुदाखलत की जो बातें हैं उस तरह से नहीं आई है, हुकूमत ने ओन किया। तो इलेक्शन कमीशन को भी ये चाहिए कि वो उस रवायती जिस तरीके पे वो फोकस कर रहा है ना कि हमने उसी तरीके पे इलेक्शन करवाना है, उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी अभी खालिद कयूम ने कहा कि 70 से लेकर 2018 तक नहीं बन सकी। तो अब आप थोड़ा सा आगे बढ़े और इस जदीदियत की तरफ आए। इसके अंदर जितने भी प्रोसीजरल इश्यूज जो वो उठा रहे हैं वो डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए रिजॉल्व होंगे ना। तो आप हुकूमत के साथ बैठे, हुकूमत के साथ बातचीत करें, हुकूमत उनके साथ बैठे और इन तमाम मामलात को डील करें, क्योंकि इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन मुतनाज़ा बनेगा तो फिर इसी भी इसको जिम्मेदार होगा। खालिद साहब ने बात की इत्मीनान की बहाली की। इत्मीनान की बहाली तब होती जब आप बात करें लॉजिक से, जब आपकी नीयत साफ हो, जब आपने अपोजिशन पर अपोजिशन करनी है और हर हुकूमत के हर इकदाम को आपने क्रिटिसाइज करना है और उसको अपोज करना है, तो फिर इत्मीनान की बहाली नहीं हो सकती। आप देखें ना, हम भी सुबह प्रोग्राम बैठते हैं, सारे करते हैं, देखते हैं हमें ये इशू लेना है, ये इशू लेना है, और हमारा कंसेंसस होता है। हम अपोजिशन पर अपोजिशन नहीं करते। मैं एक छोटी मिसाल दे रहा हूँ, आखिर निकाले मेरे तो अच्छा, तो आप ये देखें कि जब तक ये 70 जब से पाकिस्तान बना ये वतीरा आ रहा है, सही है, कि कोई भी अपोजिशन हो वो लॉजिक पे बात नहीं करती, वो बस अपोजिशन बराए अपोजिशन करती है। बिल्कुल सही है। आप देखें ना, जब तक वो अपने सामने ये नहीं रखेंगे ना कि पाकिस्तान को सामने रखेंगे, जब आप पाकिस्तान को सामने रखें, पाकिस्तान का मफाद सामने रखें, फिर जो अपना ये इलेक्शन की बात हो रही है, शफाफ इलेक्शन, लोगों के मैंडेट की बात करें, उनको वही अपना डब्बों से निकले या EVM से निकले जो उन्होंने वोट डाला है। बिल्कुल सही। तो आप कम अज कम इस इशू पे इकट्ठे हो जाएं। अब इत्मीनान दोनों तरफ से होना चाहिए, हुकूमत भी उन्हें बुलाए और ये भी जाएं और बैठ के एक ऐसा लायामल इख्तियार करें जिसमें अपने EVM के मजीद मराहल जो 14 और 15 उन्होंने कहे, इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ जाएं, इदारे बैठ जाएं और अपना ये अपोजिशन बैठ जाए, हुकूमत बैठ जाए, तो कोई ऐसा लायामल इख्तियार करें कि इस अवाम को कुछ सुख हो। कल ये ना होगा, आज कल इलेक्शन हो और शाम को क्या जी धांधली होगी। बिल्कुल सही है। ये एक सवाल मैं आपसे थोड़ा पूछता हूँ, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की और बिलावल भुट्टो साहब ने ज्वाइंट सेशन में, हम इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़े हैं, हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं, आप इलेक्शन कमीशन जो है वो आगे आए, हम उनका साथ देंगे, ये प्रोवोकिंग जो है इदारों के साथ, इदारों को अपने एजेंडे पे लेके आना और हम इलेक्शन कमीशन को ढाल बनाए और उसके पीछे खड़े हो जाएं, ये क्या खेल है? देखिए सलमान भाई, बात पता क्या है, मिसाल के तौर पे वजीर आला पंजाब IG को कहते हैं कि जी कल से आप वो जो हेलमेट नहीं पहनते उनके चलान करने शुरू कर दें। तो IG का किसी तरह भी उसकी ये जरूरत नहीं है कि वो ये कहे कि जी ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है ना, उसने जो अहकामात है उसको फॉलो करना है। ठीक है, और फिर सुप्रीम इदारा जो है पार्लियामेंट में कानून साजी होगी। एक 18, 19, 20 ग्रेड का अफसर कैसे कह सकता है कि जी ये मैं नहीं करूंगा?
और उसकी रीजन क्या है कि जब उसके पीछे जबान देने वाले लोग होंगे, असल मसला जो ये है उसको ना। प्रोवोक करने वाले लोग होंगे, जो उसको बगावत की तरफ लाने वाले लोग होंगे, मैं ये समझता हूं कि ये इंतहाई बागियाना स्टेटमेंट है और इसके ऊपर जो रियासती इदारे हैं उनको बासपुरस करनी चाहिए। ठीक है, प्रोसेस लेट हो सकता है, मशीनें लेट हो सकती हैं और 10,000 चीजें हो सकती हैं, बट इट डजंट मीन कि कोई बंदा उठ के सरकारी मुलाजिम जो कौम के पैसे लेके हम इसके पाबंद नहीं वो कहे कि हम इसके पाबंद नहीं है। और दूसरी बात ये कि देखे तरक्की जो है और टेक्नोलॉजी की तरक्की जो है वो हमेशा से वो जो एक खास माइंडसेट है ना स्टेटस को वाला, उन्हें कतन पसंद नहीं होती क्योंकि उससे उनकी ग्रिप खत्म हो जाती है। हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब हैं, हाँ जी, और वो इस पे तो बड़े एक्सपर्ट हैं, तो मैंने कहा जरा उनसे भी इस पे बात कीजिए। कंवर साहब, अब जो कल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब ने फरमाया है, क्या जो इलेक्शन कमीशन है वो पाबंद नहीं है रियासत के अहकामात का? देखो, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जहर है कि जो पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया है उस पर अमल दरामद करना उसके लिए मैंडेटरी है, लाजमी है, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है। और ये तरीकाकार होता है जो कानून में दर्ज है या आइन में दर्ज है उसको पर इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी इदारा हो उस पर अमल दरामद करने का पाबंद है। अब जहर है कि कानून बन गया है, पहले इतनी कंट्रोवर्शियल बातें होती खत्म हो गई, कानून बन गया। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना होमवर्क करना है, इसके ऊपर पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है, इसका रोड मैप तैयार करना है, वो सारा तैयारी करनी उन्होंने लाजमी है। तैयारी शुरू कर देंगे चंद रोज के बाद, जब एक्ट दस्तखत होकर आ जाएगा सदर पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर ये सारे मामला जो है ये तरीके के मुताबिक चलेगा। और जहाँ जहाँ डिफिकल्टी मुश्किलात पेश आएगी तो वो फिर हुकूमत पाकिस्तान को साथ साथ आगाह करता रहेगा कि हमें यहाँ डिफिकल्टीज पेश आ रही है, वो फिर उसको दूर करना हुकूमत पाकिस्तान का फर्ज है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, लाहौर वाला भी है और भी थे, क्या बेहतर ना होता कि कुछ जगहों के ऊपर इलेक्शन कमीशन इस मशीन को इस्तेमाल कर लेती? एतमाद साजी की हम बात कर रहे हैं कि एतमाद साजी तो अपोजिशन का एतमाद भी डेवलप हो जाता है, वो मशीन अपने सामने फंक्शनल देखते तो उन्हें समझ आ जाती कि जो हमारे परसेप्शन हैं वो गलत भी हैं। ये बात दुरुस्त फरमाई आपने, और ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि जहाँ अभी तो लाहौर में इलेक्शन हो रहा है, अभी तो टाइम थोड़ा रह गया, अगर हमारी वजारत साइंस टेक्नोलॉजी इलेक्शन कमीशन के साथ तावन करे तो वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो उन्होंने कहीं से बनवाई है किसी निजी कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से, वो इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान के हवाले करें और वो चंद पोलिंग स्टेशनों पर लाहौर में जो है बड़ा एक शहर है, एक लाहौर है, तरक्की याफ्ता हमारा लाहौर है, जिला है, तो उसमें जो है अपने पोलिंग स्टेशन पर 7, 8, 10 पोलिंग स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी लगा दें और उसके साथ साथ वो दूसरा भी कर दें, अपने मैनुअल चलता रहे। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना काम करे तो मैनुअल चलता रहे ताकि रुकावट ना पैदा हो। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे कि पार्लियामेंट में अपोजिशन को शिकस्त हुई, उसके बाद अपोजिशन का रवैया क्या है और वो क्या करने जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबा।
जी वेलकम बैक। और अपोजिशन को पार्लियामेंट में शिकस्त हुई, उसके बाद अपोजिशन की जानिब से अब जो बयानात की गोलाबारी है वो बहुत बढ़ गई, लेकिन कंस्ट्रक्टिव ये कोई समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करने जा रहे हैं। कभी कहते हैं हम ये करेंगे, कभी हम कहते हैं ये करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे शफीक साहब, क्या करेंगे? डॉक्टर साहब देखिए, जो उन्हें शिकस्त हुई ना पार्लियामेंट में, अब ये कहते हैं हमने जाना है सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने पूरी कानून साजी में हिस्सा लिया है, वोटिंग हुई है, फिर डिवीजन हुई है, फिर स्पीकर की वोटिंग उन्होंने चैलेंज की, फिर रिकाउंट पे रिकाउंट हुआ है। यानी उन्होंने उस कानून साजी पे मोहर लगा दी, और मोहर क्या लगाई कि मेजॉरिटी को अपना जीत हुई और माइनॉरिटी की शिकस्त हुई। अब किस मुंह से जाओगे अपना गालिब काबे, जो आप शेर शरी आप किस मुंह से जाओगे गालिब? अब सुप्रीम कोर्ट किस विषय से जाएंगे? और देखें, ये मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक लड़ाई फैल गई है। सही, वो जो अपना मरियम नवाज और नवाज शरीफ ग्रुप है, वो कहते हैं कि हमारे साथ हाथ हो गया है। शहबाज शरीफ को उन्होंने इससे पहले मशवरा दिया था कि आप जाते ही बाइकआउट करके आ जाएं, और इसमें जो दो लॉयर थे बड़े, उन्होंने कहा अगर आपने कानून साजी में हिस्सा लिया अच्छा, तो फिर ये लेजिटिमेट हो जाएगा, स्टैंप हो जाएगा, और आपका चैलेंज करने का वो कानून खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक जो है। दावा है ना हक, वो फिर सुप्रीम कोर्ट उससे नहीं सुनेगी। लेकिन वो जो अपना दूसरा अपना नून ग्रुप है, नून में जो नवाज ग्रुप है, नून के अंदर भी दो ग्रुप है ना, वो अब आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि ये इन्होंने हाथ किया हमारे साथ। और देखिए उस इस सारे मरहले में बिलावल उनके साथ थे, जो मौलाना साहब के बेटे साथ थे। बिल्कुल ठीक है। और इनकी सब जॉइंट स्ट्रेटजी थी। बिल्कुल अब ठीक जब है। बार से पूछा गया कि अपना पार्लियामेंट पार्टी में आपने क्या करना है, इन्होंने जब कहा ना बाइकआउट को, कहा मैं वहाँ ही आगे डिसाइड करूँगा। शहबाज शरीफ ने कहा, इस फिक्रे को उन्होंने पकड़ लिया, ऐसे इकबाल दूसरे जो लोग हैं, कि ये अपना ये नहीं होना चाहिए था, हमें बाइकआउट करके आ जाना चाहिए था। लेकिन अब उन्हें अपोजिशन की जो अगर पूछे ना अगली हिकमत अमली का है, वो तितर बेहतर है, तितर बेहतर हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें। कि वो अब कहते हैं हमारे साथ हाथ हो गया। भाई आपने एक जॉइंट सेशन में बैठे हैं, पहले पार्लियामेंट मीटिंग हुई, सब कुछ किया है, अब आगे आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या ये जो धरने या एहतजाज करेंगे? तो लेकिन ये कानून बन चुका है, ये आप समझेंगे से वो नहीं हो सकता। कौमी असम्बली ने 51 जो है लॉज, वो उसको कानून बना दिया है। अब उस पर अमल होगा। आप जो मर्जी चीखें चलाएं, जो ये हो गया वो हो गया, तो अब अगली समझ नहीं आ रहा हम करेंगे। अगला कोई नया शोशा ढूंढेंगे। फजल रहमान साहब हैं आपके पास, वो कोई नया अपना तरह निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक। और लेकिन उन्होंने कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ नहीं आना। बिल्कुल ठीक। उन्होंने हमेशा नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी है। सलमान साहब, अपोजिशन का जो अब रवैया है, जाहिर है उन्होंने सियासत भी तो करनी है ना, और वो अपनी केस को किसी तरह तो डाइजेस्ट करेंगे ना, अपने जो वोटर्स हैं और जो लोग हैं उनको किसी तरह तो मुतमिन करेंगे। देखें, ये जो सारा ईवीएम का और ओवरसीज पाकिस्तानियों का ना, इसका तो खेल तमाशा वो मीडिया में जारी रखेंगे। ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोर्ट में जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में अब उनको वो स्पेस नहीं मिलेगी जो अभी शफीक ने बात कर दी है। इसलिए वो मीडिया में ये खेल खेलेंगे, और ये भी बातें चलती रहेंगी, धरना, पॉलिटिक्स, लॉन्ग मार्च, ये भी बातें चलेंगी। असल में ये अब सब चढ़ गए हैं सर 2023 की बस में। ठीक हो गया। और वो 2023 की बस है इलेक्शन की बस। सही। अब उस इलेक्शन के हवाले से नई पॉलिटिक्स, नए अलायंसेस, नए जो है ना कोलेशन जो है ना वो डेवलप होंगे। अब उनको लग रहा है कि जनाब इमरान खान जिसको हम निकालना चाहते थे, उनके बकौल इस्टेब्लिशमेंट से उनकी नाराजगी हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट उनको निकालने का फैसला कर चुकी है, इत्तेहादी उनको छोड़ चुके हैं, वो सारा खेल खत्म हो गया। अब उनको लग रहा है कि अब अगर मिसाल के तौर पे ये जो हम कह रहे थे कि हुकूमत के पास एतमाद हासिल नहीं है, वो तो यहाँ पे साबित हो गया ज्वाइंट सेशन के अंदर। तो अब फौरी तौर पे कोई अदम एतमाद की तहरीक के भी इम्कानात नहीं है। अच्छा, ना पंजाब से कोई अदम एतमाद की तहरीक आने का इम्कानात है, वो जो चेयरमैन सेनेट के पास जाना था उधर भी नहीं जाएंगे। तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो 2023 के इंतखाबात की बस में चढ़कर अब नए इंतखाबात पे फोकस करें, और नए इंतखाबात में वो इमरान खान को बाहर निकालना चाहते हैं, बिल्कुल निकालें वोटों के जरिए, और वो करें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो लड़ाई है ना असल में वो विद इन अपोजिशन के दो ग्रुपों के दरमियान है। ये लड़ाई असल में फैसला कुन लड़ाई है कि किसका एजेंडा बालादस्त होगा। वो लोग जो पार्लियामेंट के ऊपर फोकस करके बैठे हुए और अगले इंतखाबात में से कुछ चीजों को देख रहे हैं, या फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का एजेंडा जो इस सारे अमल को सबोताज करना चाहते हैं। इस और टारगेट है, मैं आपको बताऊं, ये देखिएगा वक्फे से मैंने कल भी बात की थी, चीजें आएंगी और इदारों को टारगेट किया जाएगा। इदारों को टारगेट करके सारे माहौल को मुतनाज़ा बनाना और सारे माहौल के अंदर बदमज़गी पैदा करना, ये इस वक्त जो अपोजिशन का दूसरा ग्रुप है जो बाहर बैठा हुआ है, ये उसका एजेंडा है। उससे ये कैसे निपटेंगे अंदर वाले, जो अंदर अपोजिशन है, वो एक बड़ा चैलेंज होगा इस अंदर की अपोजिशन। ठीक है खालिद साहब, अपोजिशन को विद इन अपोजिशन का सामने
देखिए, एक तो ये है कि जो पार्लियामेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी अपोजिशन जो है वो अपनी ट्रेन मिस कर चुकी है, और पार्लियामेंट के बाहर जो अपोजिशन की सियासत है उसमें भी ट्रेन जो है वो मिस कर चुकी है। मिस कैसे कर चुकी है कि अब देखिए कि जितनी बड़ी कामयाबी हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर मिली है इस कानून साजी के हवाले से, तो उस पर अपोजिशन ने यकीनन जो है वो चंद रोज़ से, उसके बाद वो स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का इशारा तो दे रहे हैं, लेकिन इस कामयाबी के बाद फौरी तौर पर ये मुमकिन नहीं लगता कि स्पीकर के खिलाफ कोई अपोजिशन तहरीक अमलन जो है वो पेश कर सकेगी। और दूसरा, जो पार्लियामेंट के बाहर लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था अपोजिशन ने, उस पर भी अभी तक जो है वो कोई फैसला नहीं कर सकी, और इस हवाले से ट्रेन जो है वो क्लियर तौर पर, वाज़ेह तौर पर मिस इसलिए हो चुकी है कि वो ट्रेन जो है वो मौसम ने मिस कर दी है। उसके लिए आइडियल जो मामला था वो नवंबर था, और नवंबर तो गुजर चुका है, अब एक हफ्ता रह चुका है, तो अब दिसंबर के अंदर जो है वो ट्रेन जो है वो लॉन्ग मार्च की चल नहीं सकती। वहां पर मौलाना फजलुर रहमान के लोग तो बैठ सकते हैं, नून लीग के लोग जो हैं वो तो वहां शदीद सर्दी में जाकर बैठने की हिम्मत नहीं रखते, तो इसी वजह से अब लॉन्ग मार्च का ऐलान भी मुअख्खर किया गया। राना साहब, हम प्रोग्राम में बात करते रहे, जो पार्लियामेंट की जो अपना अपोजिशन है, जो उनकी सियासत है, उनको मैं अप्रिशिएट भी करते हैं। सलमान साहब ने भी ये कहा कि जो पार्लियामेंट का ग्रुप है वो ताकतवर है। अब इस प्रोग्राम से ना मुस्लिम लीग नून वाले बहुत आपसे नाराज़ हैं, हम सबसे ही नाराज़ हैं कि आप ये क्या करते हैं, ये पीटीआई की पॉलिसी नहीं, ये कि हम तो देखें भाई जो आप कहते हैं हम उस पर बात करते हैं। अब एक मेरी बात हुई मुस्लिम लीग नून वाले से, मैंने कहा ये पार्लियामेंट में तो आप बिल्कुल आइसोलेट हो गए हो, जो बाहर की पोजीशन, जैसे सलमान साहब ने कहा कि बाहर की पोजीशन, वो कहते हैं कि भाई आखिर तो उन्होंने हमारे पास आना है ना, पार्लियामेंट एक दिन ख़त्म होनी है, जब अगले इलेक्शन आएंगे तो फिर हम हावी होंगे, फिर हम देखेंगे हमने क्या करना है। तो क्या कहते हैं, जब वो बाहर आएंगे वो सब वो जो उन्होंने कहा कि फिर तो उन्हें देख लेंगे, इस देख लो में कहाँ तक देख लेंगे। बात ये कि अब वो जब बंदे के पास कुछ नहीं रहता तो फिर उसके पास तड़ियाँ रह जाती हैं, ठीक है ना, ये तड़ियाँ रह गई हैं। और एक पंजाबी कहते हैं कोड़ी है कोड़ी दा मैदान, ये 23 में इलेक्शन होंगे, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। और जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, जो ये जुमला कल से 2-3 दफ़ा सुन लिया जी, बिल्डोज किया गया पार्लियामेंट में हुकूमत ने। सलमान, आपको याद होगा, खालिद को शायद बताए, बरतानिया के अंदर एक वोट के ऊपर, हाँ जी, पार्लियामेंट जो है 5 साल चली, बिल्कुल सिर्फ एक वोट के। हिंदुस्तान के अंदर भी बीजेपी के एक हुकूमत सिर्फ 4 वोटों से या 3 वोटों से खड़ी रही। पाकिस्तान में भी मीर जुफरुल्लाह जुमैली जो है वो एक वोट से वज़ीर-ए-आज़म बने। नहीं, लेकिन बरतानिया में तो 5 साल कानून साजी एक वोट के ऊपर होती रही ना। तो जब आप पार्लियामेंट पे यकीन रखते हैं और पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग पे शफीक यकीन रखते हैं, तो फिर जो जीतता है, जिसकी अददी अक्सरियत ज्यादा होती है, वही जीतेगा ना, वही जीतेगा। और जमहूरियत और पार्लिमानी निजाम का और मतलब क्या है, यही मतलब है ना कि आज अब वहां पे जो कौम के नुमाइंदे 22 करोड़ कौम के नुमाइंदे वहां पहुंच गए, वहां वो बैठ के किसी इशू के ऊपर डिबेट करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि जी वोटिंग कर लें। जो वोटिंग में कामयाब हो जाता है वो कानून बन जाता है। तो इसमें बिल्डोज करना कहां से आ गया? ये बिल्कुल वही है सर कि वो क्या कहते हैं, जो वोट मुझे पड़ेगा उसकी इज्जत है और जो वोट आपको पड़ेगा वो जाली है। वो पार्लियामेंट में 2 मेरी क्या नाम है बिल मंजूर हो जाएंगे अपोजिशन के, तो बल्ले बल्ले हम हुकूमत को पार्लियामेंट में यूं कर देंगे, और अगर हुकूमत के पार्लियामेंट में बिल मंजूर हो जाएंगे तो वो बिलडोज हो गया। तो ये जो 2 नंबरी है, ये जो 2 वो है, ये वो रहा है फेस सेविंग है, किसका कोई ना कोई तो नाम लेना होता है ना। तो मैं ना चाह रहा था लाहौर के इंतखाबी मार्के के ऊपर बात करना। पीटीआई की जानिब से मुख्तलिफ अखबारात में जो खबर आई है वो ये आई है कि जी चुप कर जाते दड़बड़ जा ते ना इश्क दा खोल खुलासा। तो अब ये इश्क दा खुलासा कौन खोलेगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, पाकिस्तान के सबसे बड़े धड़कते दिल के एक सबसे बड़े हल्के के अंदर वो कहा जा रहा है कि चुप कर जा दड़बड़ जा। देखिए, ये तो पहले बात कर चुके हैं, ये तो हमाकत हुई है और उसमें मुकामी क़यादत भी है, और उसमें जो हमारे उम्मीदवार हैं चीमा साहब सबसे पहले वो जिम्मेदार हैं। अब ये देखें, ये हर पार्टी की पॉलिसी होती है उस तरीके से इलेक्शन में क्या करना है। अब जमात इस्लामी इसमें नहीं आ रही, तरीके लबैक नहीं आ रही है, इसमें 2 मेन पार्टी रह गई हैं। अब ये पीटीआई का देखें, ये मकामी क़यादत की तरफ से आ रहा है, लेकिन जो सेंट्रल क़यादत है इस्लामाबाद या मरकजी पार्टी है, सदर या सेक्रेटरी की तरफ से ये चीज़ नहीं आई। तो अगर वो अब्सटेन करते हैं तो ज़ाहिर अब उनके पास क्या ऑप्शन रह गई है।
लेकिन मेरे ख्याल में ना अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हाँ उनकी रिजेंटमेंट है। खालिद कयूम की गल करनी है हमेशा कि खालिद कयूम खुश हो जाए किसी तरह, पीपल्स पार्टी को जो वोट हैं वो बढ़ जाए। जमशेद चीमा साहब में जरा मैं क्या जरा उनसे एक दफ़ा बात कर लें। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ अखबारात में ख़बर छपी है कि पार्टी की आदत PTI की ने NA 133 में ये कहा है अपने वोटर्स को कि आप घरों में बैठे रहें, बाहर ना निकलें, तो क्या इस बात में किस हद तक सच्चाई है? मैं समझ बनता ही है जी, इसके अलावा नहीं कोई बनती बात है कि इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसकी कोई पार्टी में सबका कोई खिदमात हो या जिसको हमारा वोटर एक्सेप्ट करे या जिसका वो कार्ड काट हो वो ना हो जिसकी बुनियाद पर तो जानते हो। तो कैंडिडेट दफ्तर में बैठ के बात करना और बात है, कैंडिडेट टाइम के साथ बनते हैं, इट टेक्स टाइम के कैंडिडेट बनते हुए। पार्टियां भी टाइम के साथ बनती हैं और कैंडिडेट भी टाइम के साथ बनते हैं। तो हमारे पास अगर हम किसी को माड़े कैंडिडेट को या अननोन कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे तो बड़े थोड़े वोट। ठीक है सर, मैं आपकी बात बिल्कुल मैं समझ गया, लेकिन ये बताएं कि अमूमन ये होता है कि पिछले हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा है कि कवरिंग कैंडिडेट होते हैं, फिर उसके कवरिंग कैंडिडेट होते हैं। तो ये इतनी बड़ी सियासी जमात और इतने बड़े लीडरों की मौजूदगी में इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, तो क्या कोई इसके हवाले से जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है? इसका एजाज साहब ने फैसला किया था और ठीक है, मतलब ये हम तो नहीं है ना कि जो फैसला करें कि कवरिंग कैंडिडेट कौन होगा। अच्छा, तो एजाज साहब ने फोन किया था कि कवरिंग कैंडिडेट नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा? उनका फोन आया था जी, ये नहीं है कि मैसेज आया था, ये मतलब उन्होंने कहा था पार्टी ने डिसाइड किया है, लफ्ज़ उनके इस्तेमाल लफ्ज़ थे जी, पार्टी ने डिसाइड किया है। तो पार्टी ने किस लेवल पे डिसाइड किया है कहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फोन एजाज साहब का आया था कि ये पार्टी ने डिसाइड किया है कि जमशेद साहब की कवरिंग कैंडिडेट साहब, इसके अलावा हमारे कैंडिडेट नहीं। जमशेद साहब, प्रोग्राम का चूँकि ये इस पर तफसीली डिबेट मैं चाहूँगा किसी दिन आपसे करूँ, मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जब उन्होंने ये कहा कि कवरिंग कैंडिडेट नहीं होगा, तो आपकी तो जिम्मेदारी थी कि आप इस बात को मेक श्योर करते कि अगर उन्होंने नहीं कहा तो आप अपने तौर पे कोई कवरिंग कैंडिडेट रखते। ये ना तो एजाज चोई साहब की बात है ना आपकी, ये तो PTI की साख की बात थी। हमारी दो जिम्मेदारी है, हमारी एक जिम्मेदारी है जो हमारे पास पॉसिबल तरीका हो सकता है उससे इलेक्शन लड़े, और दूसरी एक पार्टी की बात माने। तो आपको पता है कि हमने तो हमेशा तंजीमी लोग हैं, हम तंजीमी लोग हैं, हम पार्टी वाले लोग हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चीमा साहब हमसे बात करने के लिए। जो उनकी बात से लगा है दबा उन्होंने एजाज चोई साहब पे मलबा डाल दिया है कि जी उन्होंने कवरिंग कैंडिडेट नहीं होने दिया। जी देखिए, चीमा साहब ने तो खुलकर जो है वो एजाज चोई साहब पर जिम्मेदारी जो है वो डाल दी है, और जो बात चीमा साहब ने की है कि हमारे लिए बेहतर है कि हम किसी तरफ भी वोट ना करें, खामोशी इख्तियार करें, यही एजाज चौधरी साहब ने भी बात की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हवाले से अगर इलेक्शन में जो है PTI ने कोई किरदार अदा नहीं करना, साइलेंट रहना है, तो इस हवाले से जो पार्टी की मरकजी लीडरशिप है, राणा साहब, मरकजी लीडरशिप की तरफ से अनाउंसमेंट जो है वो आना चाहिए। वरना एजाज चौधरी साहब तो ये चाहते थे, आज भी वो जो TLP के सरबराह रिहा हुए हैं उनको मिलने के लिए जा रहे हैं, वो तो चाहते थे कि TLP के कैंडिडेट को हम सपोर्ट कर दें, लेकिन TLP का वहां उम्मीदवार ही नहीं था, उनकी तरफ से वादे कर दिया गया। तो अब देखिए, ऐसे जो है वो आप लोगों को इस तरह वोट डालने से नहीं रोक सकते, अपने लोगों को नहीं रोक सकते। मेरे तो 2 दिन पहले जो इनके कोऑर्डिनेटर हैं एजाज चौधरी साहब के, उनके साथ मुलाकात हुई, वो पीपल्स पार्टी वालों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। राणा साहब वन लाइनर इसमें दूंगा कि सारा मलबा उन्होंने डाल दिया है एजाज चौधरी साहब पे, लेकिन जो इलेक्शन लड़ता है ना, सबसे बड़ा स्टेक उसका होता है, और ये उनको चेक करना चाहिए था, और कवरिंग कैंडिडेट जो उनको देना चाहिए था, कम से कम अपने पेपर सही फाइल करने चाहिए थे। बिल्कुल, इसी में मलबा डालना अपनी जिम्मेदारी से, आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल आप दोषी हो सकते, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और कल मकबूजा कश्मीर में फिर भारतीय रियासती दहशतगर्दी अपने अरूज पे रही, और पिछले 2 दिन में 9 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं, ताजिर हैं। सलमान, मैंने आपसे इस पे कमेंट लेना है, लेकिन मैं एक बच्ची का शॉर्ट सुनाना चाहता हूं जिसके बाप को वहाँ पे दिन की रोशनी के अंदर भारतीय दरिंदों ने शहीद किया। मैं वो शॉर्ट ज़रा देखना चाहता हूँ। जब मैं उनको
बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है, तो वो वहाँ से हंस रहे हैं। मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ उनको? वो हंस रहे थे वहाँ से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। मैं उनको क्या जवाब देती वहाँ पर? मेरा भाई वो 2nd क्लास में है, वो बहुत छोटा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको नहीं पता है, उसको अपने पापा के साथ बहुत है, मुझे मेरे पापा के साथ बहुत है। अब मैं क्या करूँगी? मैं अपनी माँ को कैसे संभालूंगी? वो खड़ा नहीं उठ पा रही है, वो इतना रो रही है। मैं तो स्पीचलेस हूँ और हमारे पास तो अल्फाज भी नहीं है। देखिए साथ इस वक्त दुनिया की अंदर जितनी भी मूवमेंटें चल रही हैं ना, ये वो वाहिद मूवमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है। और मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान नहीं कह रहा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, जितनी भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आप उठा के देख लें वो बता रही है। अभी एक मेरे पास सामने एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है सिर्फ 2020 के अंदर जो है ना, सिर्फ जुलाई तक 229 लोगों को बर्बरियत के साथ मारा। बिल्कुल ठीक। अब आप अंदाजा लगाइए, ये जो हिंदुआता की सियासत है, जो मुस्लिम दुश्मनी पर बेस करती है, जो पाकिस्तान दुश्मनी पे बेस करती है, जो कश्मीरी दुश्मनी पे बेस करती है, और उन कश्मीरियों को भी जो कल तक दिल्ली सरकार के साथ थे उनको भी बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर के लोग जो जंग लड़ रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ी बहिसी है ना, मैं समझता हूं वो आलमी ममालिक की, बड़े ताकतवर ममालिक की। जनरल अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ये अभी हम शॉर्ट सुन रहे थे तो मुझ में तो इतनी भी हिम्मत बाकी नहीं रही थी कि मैं सवाल करता। आलमी ज़मीर कैसे जागेगा सर? रहीम, देखिए माशरा हो या आप कह लीजिए कि आलमी सतह पे हो, असल चीज इंसाफ है और हकूक हैं लोगों के जो मिलते रहें तो माशरा भी कायम रहता है और दुनिया भी कायम रहती है। लेकिन जब ये इंसाफ की बजाय मफादात अपने सामने हो, सिलेक्टिव किस्म की आप अपनी ह्यूमन राइट्स की बात करें, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता या तो उन चीज़ों पे एतमाद उठ जाता है या फिर ये कि वो माशरा क्लैप्स करना शुरू कर देता है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो कुव्वतें, जो मुल्क जिनके पास ताकत है, जो अपनी रिट एनफोर्स कर सकते हैं, वो इस वक्त टोटली अपने मफादात के पीछे इंसाफ वो नहीं कर सक रहे। और यही वजह है कि अब आप देखें ये कानूनी कुदरत है ना, जवाल उस तरफ। अब अमेरिका का जो डिक्लाइन एक नजर आ रही है वो यही है कि रब्बुल आलमीन ने उनको एक मौका दिया था कि सोल सुपर पावर, और आप दुनिया में बहुत सारे झगड़े, फलस्तीन है, कश्मीर है और कई, इन पे आप इंसाफ अगर राइज करते, इंसाफ से लोगों के हकूक और जुल्म को रोक देते, बिल्कुल ठीक, तो शायद ये कुव्वतें तरक्की करती रहती, चलती रहती, लेकिन जवाल जल्दी आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। असल चीज कानूनी कुदरत है। बिल्कुल कुर्बानियां तो इन बेचारों की हैं, ये दे रहे हैं। सबक इसमें यह है कि 72 साल में ये कुर्बानियां देने के बावजूद ये तहरीक नहीं बंद हुई, खत्म हुई और ना खत्म होगी, डाउन आई है। लेकिन यही वो चीज है जिससे कि सबक सीखना, और ये काम बंद होगा और नहीं होगा तो ये लोग कुर्बानियां भी देंगे और बिलाखिर आजादी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ छोटे छोटे कमेंट्स। साहब ये देखें कश्मीर के हवाले से जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून का जो कॉलम है उस पर भी जिक्र कर दीजिए। उसे देखें कश्मीर के हवाले से ना, भारत जो है वो इजराइल की पॉलिसी पे अमल कर रहा है, और इजरायली के लोगों ने वहाँ विजिट भी किया, और वो जो है ना फ़लस्तीन में कब्ज़ा और अपना फ़लस्तीनियों को बाहर निकाल के अपने लोग बसाओ, अब उसको अक़लियत में बदल रहे हैं वहाँ पे मुसलमानों को। और एक हिंदू अपना इंडिया अखबार की एक रिपोर्ट थी कि जो वहाँ लोग बसाएं उन्होंने जहाँ जाके और जिनको ज़मीन दिए उसमें 95% हिंदू हैं। बिल्कुल सही। और मुसलमान जो उसमें कोई एक भी नहीं है, बाकी कोई सिख हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं। ये नहीं, वो वहाँ पे जब ये पेशबंदी कर रहे हैं कि जब कभी भी रेफरेंडम हो तो मेजॉरिटी जो वो हिंदुओं को, मेजॉरिटी जो हिंदू आता है सोच वालों की। बिल्कुल नई बात का जो इदारिया है वो सेकुलर भारत का चेहरा बेनकाब। मैं चाह रहा हूँ एक जुमला जल्दी देखिए राणा साहब, एक तरफ तो यहाँ पर आजकल पाकिस्तान में को जो है वो हज़ारों की तादाद में सिख यात्री जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और कल जो है वज़ीर आला जो थे
पंजाब के, वो भी आए थे और बड़े अच्छे इंतजाम जो हैं उनकी तारीफ करके गए हैं वो कि और पाकिस्तान के अंदर जो इबादत गाहें हैं हिंदुओं की और सिखों की, अब वहाँ पर मुकम्मल जो है मजहबी आज़ादियाँ हैं, लेकिन वहाँ हरियाणा के अंदर जो वाक़या हुआ वो आपके सामने आया कि किस तरह वहाँ मुसलमानों को खुले मैदान में नमाज जुमा अदा नहीं करने दिया गया और किस पर फिर सिखों ने गुरुद्वारे के अंदर उनको जो है नमाज पढ़ने की इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इरादा तो मेरा ये था कि मैं प्रोग्राम का इख्तिताम पाकिस्तान और बांग्लादेश सीरीज़ से करूँगा जो आज हो रही है, लेकिन उस बच्ची की गुफ्तगू ने शायद मेरे अंदर के कहीं एक हसास इंसान को ज़रूर छेड़ दिया है। और मैं आलमी उम्मत से सिर्फ एक बात कहूँगा, आप कहते हैं कश्मीर ब्लैक लाइव्स मैटर, तो ये याद रखें कि कश्मीरी लाइव्स मैटर, फ़लस्तीनी लाइव्स मैटर, अफ़गानी लाइव्स मैटर, मुसलमानों की ज़िंदगी भी मैटर करती हैं। ये सिर्फ यहाँ पे हाथ रख के और एक्टिंग करके अगर आप ब्लैक लाइव्स मैटर कहते हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं खुद को भी और दुनिया को भी, और ये खून रायगा नहीं जाएगा। इंशाल्लाह सोमवार को मुलाकात होगी।